नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं जुड़ चुके हैं आदित्य सत्संगी जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आदित्य जी। नमस्कार, वापस बुलाने के लिए और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आदित्य जी, आज बात होगी उस युद्ध की जिसमें कोई मिसाइल नहीं चलेगी, जिसमें कोई गोली नहीं दागी जाएगी, लेकिन इसकी तबाही जो है वो किसी खतरनाक हमले से कम नहीं होगी। अब देखिए चीन ने ब्रह्मपुत्र की लहरों को हथियार बना करके भारत को डुबोने की साजिश रची थी, लेकिन उसे ये अंदाज नहीं था कि दिल्ली के गलियारों में कितनी खामोशी से चीन के वाटर वॉर को उसका जो है जवाब तैयार कर लिया गया है। चीन का जो डार्क सीक्रेट है, जिसे छिपाने के लिए उसके वैज्ञानिक अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, माय गॉड! और भारत का वो शॉक ऑब्जर्वर ब्रह्मास्त्र क्या है जो ड्रैगन के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को एक झटके में मिट्टी में मिला सकता है। तो चलिए इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं विख्यात लेखक आदित्य सत्संगी जी के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही आग्रह, वही निवेदन, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो आदित्य जी, अगेन बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक आदित्य जी, यू। तो चीन तिब्बत में मैडोग के पास दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, जो थ्री गॉर्जियस डैम से भी 3 गुना बड़ा है। लोग इसे वाटर बॉम्ब कह रहे हैं। क्या चीन वाक़ई में युद्ध की स्थिति में एक साथ पानी छोड़ कर के पूर्वोत्तर भारत आई मीन असम और अरुणाचल को डुबोने की ताकत रखता है? दूसरे, इसका जो काउंटर है, मोदी सरकार ने अरुणाचल में 11,000 मेगावाट के जिस अपर सियोंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, उसे शॉक ऑब्जर्वर क्यों कहा जा रहा है? क्या ये सिर्फ बिजली बनाने के लिए है या इसके पीछे चीन के पानी को न्यूट्रलाइज़ करने की कोई बड़ी मिलिट्री स्ट्रैटेजी छिपी हुई है? जी, आदित्य जी। देखिए, चीन के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही पुअर है। पहली बात तो उनके एग्जिस्टिंग डैम सारे फूट रहे हैं। अभी बाढ़ आ रही है चीन के अंदर उनके एग्जिस्टिंग डैम से। मतलब उनकी उनका जो उनका जो एग्जिस्टिंग डैम्स है वो उनमें प्रॉब्लम आ रही है। थ्री गॉर्जेस डैम में प्रॉब्लम आ रही है। तो थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम। तिब्बत में डैम बनाना खतरे से खाली नहीं। द रीजन इज कि वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है। आप तिब्बत का नक्शे देख लीजिए। हमारे लिए जी, तो किमपुरुष वर्ष है। किमपुरुष वर्ष बोला जाता है हमारे रामायण में और पुराणों में। तो किमपुरुष जी, वर्ष में तो हनुमान जी और अरिष्टसेन का राज चलता है। वही मुख्य देवता है उस एरिया के। मुझे नहीं लगता कि वहां पे वो मैप जो भी डैम बनाएंगे उससे उनको नुकसान ज्यादा होगा, दूसरों को कम होगा। और दूसरा, अपने भारत ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो है उस डैम को रोकने के लिए। मतलब कि अब जब फ्लड आएगी तो उनके अंदर ही आएगी, भारत की तरफ नहीं आएगी। भारत को करना पड़ा ये। ब्रह्मपुत्र का मेजर 80% पानी भारत में जनरेट होता है, अरुणाचल प्रदेश में जनरेट होता है, नॉट इन चाइना। चाइना से पतली सी धार आती है, लेकिन भारतीय पहाड़ियों से ज्यादा पानी आता है उसके अंदर। तो अगर उसको वहां पे रोक दिया जाएगा तो वो नहीं घुस सकता अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर चाइना पानी के युद्ध भारत से छेड़ना चाहता है तो तो पहली बात तो उसकी टेरिटरी नहीं है तिब्बत। पहली बात तो ये है। तो भारत मजबूर हो जाएगा हेनरी मैकमोहन लाइन को अनरिकग्नाइज करने के लिए डिप्लोमेटिकली। मुझे और कोई से चारा दिखता नहीं, क्योंकि जिसके अलावा जैसे ही आप उसको अनरिकग्नाइज करते हैं तिब्बत आपका, क्योंकि चाइना तो खुद ही नहीं मानता उस लाइन को। तो वाई शुड यू, हम क्यों अपने हाथ में पीछे बेड़ियां बांधते हैं। इवेंचुअली भारत करेगा, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय सेनाओं को अगर अंदर जाना होगा तो उसको हम डी रिकग्नाइज कर देंगे। चाइना तो वैसे भी नहीं करता। चाइना यूजेस दैट लाइन टू इन्फ्रिंज अपॉन इंडिया। एक एक इनविजिबल लाइन है जहां पे दोनों सेनाएं आगे पीछे जाती रहती है। कुछ टाइम पे भारत अंदर पहुंच जाता है, कुछ टाइम पे वो लोग इधर आ जाते हैं। तो चाइना के लिए पहली बात तो इस जो उनकी लैंड वो ओन ही नहीं करते हैं, वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाना खतरे से खाली नहीं है। अक्साई चिन
और मैं तो बोलता हूँ जैसे आप एक्स उसको डी-रिकग्नाइज करते हैं तो योर बॉर्डर गोज वे नॉर्थ तक, जिंजियांग तक पहुंचता है। फिर तो आपको सीधा किर्गिस्तान से मिलता है, मंगोलिया से मिलता है बॉर्डर भारत का। पुरानी पोजीशन यही थी 1935 की। भारतीय ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द ब्रिटिश फ्लैग वर डिप्लॉयड देयर। तो हमारे पास पूरे नक्शे हैं, टोपोग्राफी कभी बनती नहीं है, मतलब हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस में कभी बनती नहीं है। तो टोपोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो चीन का स्ट्रेटेजी एकदम बेवकूफी वाला है। प्लस अगर भारत को जरूरत पड़ी, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 10 की स्पीड से आती है। आई थिंक 2-3 मिसाइल भी काफी होंगी उस डैम को दरार डालने के लिए। मे बी ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत हैज ऑल द ऑप्शंस। जो ज्यादा दूर नहीं है भारतीय सीमाओं से, सिक्किम से ज्यादा दूर नहीं है। सारी नदियां निकलती है गंगसे पहाड़ों में। गंगसी पहाड़ों से कुछ जो भारत की जो सिंधु नदी है वो पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ जाती है। ब्रह्मपुत्र पूर्व की तरफ जाती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र तो हमारे शास्त्रों में दो नदियां मेन बोला गया है, एक ब्रह्मपुत्र और दूसरी सोनभद्रा। ये नदियां सृष्टि में शुरू से हैं। तो ये दोनों नदियां भारत के लिए सीक्रेट भी है। सोनभद्र तो भारत के अंदर ही है, और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय से आती है, हिमालय के पीछे से आती है, हिमालय के उत्तरी दिशा से आती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रेटेजी उनकी कोई चलने वाली है। और भारत के पास और भी बहुत सारे उपाय हैं। वो है भूटान के थ्रू। भूटान के थ्रू भारतीय सेना कैन पुट ए प्रेशर ऑन एवरी सिंगल सप्लाई लाइन अप टू लासा, भूटान की उसी तरफ जाके। इसलिए बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं आके अगर चीन इस तरह गेम्स खेलता रहेगा, देन हमारे पास और मिलिट्री ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे कि जिस दिन भारत हेनरी मैकमोहन लाइन को अनरिकग्नाइज करता है तो यूनान प्रोविंस भारत के अंदर आ जाता है, पूरा यूनान। उसका नाम ही पड़ा हुआ है योग से, युज धातु से पड़ा हुआ है, कि वहां पे हमारे जो पुराने ऋषि मुनि, इसको ईस्टर्न हिमालय भी बोलते हैं। और लोग बोलते हैं हिमालय यहाँ पे खत्म हो जाता है, नहीं, हिमालय की रेंज चलती रहती है। फिर उसका ब्रेक आता है, फिर दूसरे पहाड़ शुरू हो जाते हैं। सो द तो ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं चीन, और कुछ नहीं कर रहे। भारत तो अपनी, अगर वो ये प्रोजेक्ट को अप्रूवल देते हैं तो मोदी जी ये बता रहे हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे बर्बादी शुरू करोगे तो हम वहां पे अपना प्रोटेक्शन कर लेंगे। और रही बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश में हम उतना ही पानी भेजेंगे जितना एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट चलता है। आदित्य जी, हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आई है कि खुद चीनी वैज्ञानिकों ने ही अपने इस महाप्रोजेक्ट को, ग्रेट बेंड डैम की कमियों को, खतरे के बारे में सबको बताया है कि क्या चीन, मतलब अपने जो उन्होंने मौत का कुआं बनाया है उसके बारे में उनके वैज्ञानिक ही बता रहे हैं। तो क्या ये प्रोजेक्ट चीन के लिए एक इकोलॉजिकल डिजास्टर भी साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के लोग बता रहे हैं। कि चाइनीज जो उनके जियोलॉजिकल साइंटिस्ट भी काफी अच्छे होते हैं। इनफैक्ट मैंने उनकी रिसर्च को पब्लिश भी किया है गैंगसी रिवर के बारे में, जिस उन्होंने सिंधु नदी का एक्चुअल स्रोत बताया है। वो सही है। सिंधु नदी कैलाश पे नहीं आती है, वो आती है गंदी से पहाड़ में, उसी को बोला जाता है गंधमादन। तो नाम भी सेम ही है, गंदी से और गंधमादन सेम पहाड़ है। तो चाइनीज जियोलॉजिस्ट हैव डन ए गुड जॉब। प्रॉब्लम क्या है? चाइनीज करप्शन इन द कंस्ट्रक्शन। तो चाइनीज जियोलॉजिस्ट ने तो बिल्कुल सही रिपोर्ट दी होगी, अगर दी है तो उन्होंने दी है। एक्चुअली जो रिपोर्ट दी है कि वो एरिया सीस्मिक जोन है, वहां पे डेली अर्थक्वेक आते हैं, डेली। अब वहां पे कोई डैम को आप ऐसे सोचिए कि किसी छन्नी के अंदर डाल दे किसी बर्तन को, क्या होने वाला है? हिलेगा, डेली हिलेगा। वहां के पहाड़ों सॉफ्ट है, वहां के हिमालय की दूसरी तरफ हिमालय भी सॉफ्ट पहाड़ है। वो पहाड़ सारे सॉफ्ट पहाड़ है। सॉफ्ट पहाड़ मतलब कि वहां पे लैंडस्लाइड्स होती रहती है। उसका एक जियोलॉजिकल टर्म होता है, सीस्मिक जोन में पहाड़ है वो। तो कोई भी डैम आप बनाएंगे वहां पे प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए चाइनीज जियोलॉजिस्ट ने जो उनको रिपोर्ट दी है, सही दी है। लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने साइंटिस्ट की नहीं सुनती। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ईरान को भेज दिए HU-9 रडार्स। सारे रडार्स को अमेरिका ने फोड़ दिया।
एक भी नहीं बचा। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नोज कि अगर वो रिपोर्ट आई है तो दे शुड नॉट गो हेड। अगर वो अब भारत का जो डैम बन रहा है इट विल क्रिएट फ्लड्स इन चाइना। वैसे चाइना नहीं बोलना चाहिए, हमारे तिब्बत में। तो हमको, और हमने उसका प्रॉपर प्रिपरेशन किया, क्योंकि जैसे आप हिमालय की तरफ आते हैं वहां पे सॉलिड माउंटेन्स मोर हार्डर देन द उन गंदी से पहाड़ काफी कमजोर रहते हैं। आप सोचिए कि वहां पे ऐसा बोला जाता है कि वो पहाड़ियां शिफ्ट होती है, मीन्स कि आज ये है तो 50 साल के बाद पीक दूसरी बदल जाएगी, साइज बदल जाते हैं उनके। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है ये बताना किसी को, एटलीस्ट चाइनीज लोगों को समझाना, कम्युनिस्ट पार्टी को, चाइनीज को नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी को समझाना कि इलॉजिकल है। और भारत का जो डैम बनेगा उससे आपकी उधर बाढ़ आएगी। तो वैसे तिब्बत तो हमारा ही है, तो भारत ने उसके लिए भी अरेंजमेंट किया है। उन्होंने लॉक सिस्टम बनाए उसके पहले तो भारत हैज प्रिपेयर्ड इट्स हिल्स आल्सो, क्योंकि वो जगह पर हमारे बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, बहुत सारे। इनफैक्ट व्यासदेव की जो मुलाकात होती है अपने 4 मुख्य शिष्यों से, पहला सुमंतु, जैमिनी और वैशंपायन, वहीं पर होती है, उसी एरिया में होती है। तो इसलिए हमारे लिए उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, हमारे लिए उसके लिए जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और वहां पे डैम्स क्यों बनाना, पहाड़ों को भी डैम बनाता है क्या? वो तो उस एरिया में आके लगे बनाते हैं जहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी कम हो। सो तो भारत के लिए तो पूरा विंडफॉल ही आने वाला है, क्योंकि वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वहां से जनरेट होगी, पूरा नॉर्थ ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पोटेंशियल है भारत के बिकमिंग द मोस्ट ऑपुलेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। वैसे देखने में बहुत सुंदर है, लोग बहुत मेहनती हैं, वहाँ के लोग बड़े सच्चे सत्य बोलते हैं। और जितने भी वहाँ टेररिज्म एक्टिविटीज है वो सारी की सारी करी जाती हैं, ड्रग्स और वो सब की जाती है थ्रू अमेरिकन इन्फ्लुएंस और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। वहाँ पे प्रोटेस्टेंट चर्च इन्वॉल्व है। तो भारत वहाँ पे डेवलपमेंट लाकर और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाकर भारत विल चेंज द थिंग, चेंज द नक्शा। मतलब वहाँ के लोगों का जो एक्सपोर्ट है, अर्निंग पोटेंशियल सब बदल जाएगा। और आदित्य जी, लोग इसे वाटर बॉम्ब कह रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि भारत ने इस प्रोजेक्ट की तैयारी इतनी खामोशी के साथ की है कि चीन की खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। वैसे हम लोग भी जब अपना कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसके बारे में काफ़ी हम बात करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे इतनी गोपनीयता बरती गई, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? देखिए, भारत बहुत सारे काम करता है और भारतीय मीडिया उसको पिकअप नहीं करती। ओके, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ चीन के जासूस हमारे इधर काम करते हैं। हम चीन के प्लान्स को हर जगह फेल करते रहते हैं। मंगोलिया में फेल किया, जापान में फेल किया। उसको चीन के अंदर क्या चल रहा है, मैं तो न्यूट्रल तरीके से देख रहा हूँ बाहर से, तो हम चीन के अंदर भी उसको बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। फिर पूर्वोत्तर देशों में, एशियन कंट्रीज में हमने चाइनीज का पूरा नेटवर्क ही खत्म कर दिया। तो भारत अब ऐसे बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं अदृश्य रूप में, बड़े प्रोफेशनल हैं ये लोग। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि इनकी बुद्धि मेरी बुद्धि से बहुत तेज है, ना कि जहाँ पे मैं सोचना खत्म करता हूँ ये लोग वहां सोचना शुरू करते हैं। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, तो इसलिए वो क्वालिफाइड लोग हैं काफी। तो इसलिए उनका जो देखने का पर्सपेक्टिव होता है वो अलग ही होता है। इसलिए आप देखते होंगे मैं किसी भी इंटरनेशनल इंसिडेंट पे थोड़ा वेट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट का, क्योंकि उनको तो पूरा भारतीय खुफिया तंत्र का उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उससे हिंट मिलता है पिछले इंसिडेंट का क्या हुआ था। कोई ये सब चीजें बताता नहीं है। सो इसलिए आपको खुद ही डिड्यूस करना पड़ता है। अमेरिका क्या है, सब कुछ दिख जाता है। चीन का क्या है, सब कुछ दिख जाता है। हम तो सरकारें चेंज कर देते हैं, लोगों को पता नहीं लगता कौन सरकार चेंज करके चला गया। पीजी का इंसिडेंट आपको मालूम है कुछ साल पहले कैसे हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में कोई क्या एग्रीमेंट साइन करने वाले कौन गैस कर पाया, गैस कर पाया ये लोग, वो तो न्यूज रिपोर्ट्स में आया, उसके बाद गैस हुआ। इंडोनेशिया में क्या खेल खेल गए हम लोग, किसी को पता ही नहीं लगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रम्बन टेम्पल पे भारत आएगा, और इंडोनेशिया को ही अब एक तरीके से हमने कन्वर्जन की राह पे डाल दिया। अब भारतीय मुसलमान समझ गए, अगर इंडोनेशिया वापस हिंदू बन रहा है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है?
अब तो भारत के अंदर ही रहेगा। तो इसलिए और ये इंटेलिजेंस इनपुट्स में अभी तो अ, जो एक्चुअल चिकन नेक है उस पर बात चल रही है, जिसको चीन ने म्यांमार में इन्वेस्ट करके बढ़ाया था, वो सब इंसिडेंट्स। अब तो भारतीय सेना में अपने घेर लिया उसने चारों ओर से। अब देखिए ना, ये जो 3 देशों की रिसेंट यात्रा हुई है मोदी जी की, उसके क्या नतीजे हैं, ये अभी किसी को नहीं समझ में आ रही। अपने-अपने अंदाज़ लोग लगाए जा रहे हैं, नहीं? हाँ, वो 3 देशों की यात्रा में आपने अंग्रेजों की 5 आंखों में से 2 निकाल दी, है ना? अब बची 3, खुद एक दूसरा और एक यूएस और एक चाइना, कनाडा। अब देखिए कनाडा का तो हम क्या हाल हो रहा है, अब देखिएगा भारत की तरफ आएगा गिड़गिड़ा के और उसको अमेरिका आने नहीं देगा। सो वी हैव डन अवर बेस्ट। अगर जो भी देखा जाए तो हर समय क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए अपने आप को, कभी कभी पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। सही कह रहे हैं। और एक चीज़ और समझना चाहती हूँ आदित्य जी, कि खाड़ी देश में बढ़ते सुरक्षा जोखिम को देखते हुए भारत ने जो हमारे भारतीय नाविक थे, उनकी तैनाती पे रोक लगा दी है नो। करीब-करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14 नाविकों की डेथ हो चुकी है हमलों में। इसे कैसे देखते हैं? भारत ने डिटेल पॉलिसी लगाई है, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, हर नाविक की सिक्योरिटी। ऐसा कौन देश करता है, आप बताइए मुझे, कौन देश करता है? अमेरिका भी नहीं करता। ये लोग कोई भारतीय सरकार से परमिशन लेके तो नहीं गए थे, ये तो इनकम के लिए जॉब करने गए थे। ये उनका अधिकार है, काम ढूंढना उनका अधिकार है, उस अधिकार की भारत रक्षा कर रहा है। कौन देश करता है बताइए मुझे? कौन? अमेरिका करता है अपने नागरिकों की रक्षा? नहीं। अमेरिका तो शक्ल का कलर देखेगा, अब ब्राउन है या ब्लैक है या व्हाइट है। व्हाइट है तो ऑल है, ब्राउन है थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन भारत ने, भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हर नागरिक की सुरक्षा जिस तरह ने किया है। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हर नाविक को ट्रैक किया जाएगा थ्रू इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म। फिर उसको देखा जाएगा कि वो किस तरफ जा रहा है, वो कि वो अंदर जा रहा है किस शिप में, उसको ट्रैक किया जाएगा। उस शिप की इंफॉर्मेशन दोनों पार्टीज को दी जाएंगी, ईरान और अमेरिका। और अभी तो भारत ने कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया है, लेकिन भारत एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकता है, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इन गल्फ, क्योंकि उससे भारत युद्ध की भूमि में आ जाएगा। वी डोंट वांट इट। जहां तक हो सके विल डू इट थ्रू यूएई, थ्रू ओमान, क्योंकि वो सब हमारी फ्रेंडली नेवी है। उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे एसेट्स हैं बाय द वे। इंडियन नेवी के पास भी, उनके पास भी। ऐसे ही समुद्र में आप कोऑपरेशन करके इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। कोई भी व्यक्ति को 1000 शिप का नेवी नहीं बनाने वाला, जैसे चाइना ने बनाया। चाइना कोई दोस्त ही नहीं, तो इसलिए उसको बनाना पड़ता है। इस समय जो युद्ध चल रहा है ईरान और यूएस का, ये एक डिसाइसिव फेज पे जा रहा है। आर पार की लड़ाई होने वाली है। जैसे आज ट्रम्प ने बोला कि मैं अपने ग्राउंड ट्रूप्स भेजने वाला हूं। द ओनली टाइम वो एरिया को ग्राउंड ट्रूप्स भेज के किसी ने जीता है वो भारतीय सेना है। आप इतिहास पढ़ लीजिए। ओके, तो इसलिए ये इनके बस की बात नहीं है। इसमें इतना ब्लड शेड होने वाला है इस समय थोड़े दिनों में, अगर ट्रम्प इस पे गए। वैसे मुझे लगता नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि लड़ने की क्षमता दोनों में नहीं है, लड़ने की इच्छा नहीं है। लेकिन इतना इन्होंने रूल्स को तोड़ा है, कॉमन सेंस से दूर गए हैं दादागिरी में, कि अब ईरान में ठन गई है, अब छोड़ना नहीं। कभी कभी छोटी सही, सेनाएं भी बड़ी सेना को हरा देती है, अगर बिल्कुल। अच्छी टैक्टिक्स हो, स्ट्रेटेजी हो। मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं आदित्य जी, लड़ाई में नहीं जाना चाहती। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उन्होंने अपने यहाँ कई लोगों को इधर से उधर कर दिया है। और इस फैसले के बाद अब देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो कैसे देखते हैं उनके इस फैसले को? उनके तो पॉपुलेशन नहीं बची। अभी तो भारत से मंगा रहे हैं आदमियों को कि बच्चे पैदा करें वहां पे।
मैं उनको बोल रहा हूँ आपकी ब्लू आइज का क्या होगा, भारत के लोग तो ब्राउन कलर के हैं, तो अब मिडिल ईस्ट से मंगा नहीं सकते, यूरोप से मंगा, यूरोप वाले कुछ पैदा कर नहीं सकते और मिडिल ईस्ट से मंगा नहीं सकते, तो अब भारत की तरफ देख रहे हैं वो लोग। और यूक्रेन में हमारे बड़े अच्छे मंदिर भी हैं बाय द वे, बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ पे योग बड़ा फेमस है। लेकिन आज के समय में योग सबसे बड़ा, पहले भी था, अभी नहीं, पहले भी था उनके सदर्न पोर्ट से टर्की में, पहले भी था, अब और भी बड़ा हो गया, विच इज वर्स्ट सिचुएशन। तो मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की ने अपने देश को दांव पे लगा दिया ऑन द बिहाफ ऑफ अमेरिकन डीप स्टेट गेम्स। तो बेचारे यूरोपियंस की रक्षा में उन्होंने अपने 20 मिलियन लोग गंवा दिए और यूरोपियंस उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते और अमेरिका की रक्षा के लिए लगा दिए। तो दिस इज नोन एज कोलैटरल डैमेज। तो जेलेंस्की को तो शर्म से मर जाना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों को मरवा दिया फॉर नो रीजन। और कितने लोग रशिया में मारे फॉर नो रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ वन ईगो। वो ईगो क्या है? यूक्रेन इज द पाकिस्तान ऑफ दैट एरिया। उसकी हरकतें पाकिस्तान जैसी है, टेररिज्म पे एग्जैक्टली से पाकिस्तान की हेल्प करते हैं। फिर वो, उनको मालूम नहीं है कि जिस दिन भारत ने उनका एक प्रूफ, अभी तो 5 लोगों को पकड़ा, उनकी जी। क्या हालत हुई है दुनिया को मालूम है। और अभी इफ दे कंटिन्यू दिस वे दे विल लूज इंडियन सपोर्ट फॉर एवर। और फिर उसके बाद इंडियन एक्शन शुरू होंगे। दुनिया में एक ही सेना लड़ सकती है, वो भारतीय सेना। हमको बहुत एक्सपीरियंस है, हमारे तो कुछ नहीं, हमको बोला जाता है कि आप लड़ेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, अगर धर्म के लिए लड़ेंगे तो सेना की, भारतीय रक्षा के लिए। तो दे नीड टू नो। इतिहास देख लें, मैं तो कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, इतिहास देख लें। तो यूक्रेन में अगर फाइटर्स अच्छे होते हैं लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं है ना। अब रशियंस का भी एक्सपोज हो गया है, फाइटर्स अच्छे हैं, प्लेन्स अच्छे हैं, स्ट्रेटेजी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कौन सा मूव करते हैं चेस के गेम। तो वो तो भारतीयों के पास ही है ऐसे। सो यूक्रेन की इकोनॉमी बचाने के लिए पहले उनको अपनी जमीन बचानी पड़ेगी और कुछ नहीं। आदित्य जी, चलते-चलते मैं ये भी समझना चाहूँगी कि मैं दोबारा चीन पर आती हूँ, कि ये जो हमने स्ट्रैटेजी अपनाई है, क्या चीन अब इस वाटर वॉर में बैकफुट में आप देखते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो वाक़ई में ही भारत ने ड्रैगन के गुरूर को उन्हीं की ज़मीन में चकनाचूर किया है, इज़न्ट इट? पहली बात तो उनकी जमीन नहीं है, तो जमीन हमारी है, पहली बात। तो उनको कोई अधिकार नहीं है तिब्बत में कुछ बनाने का, कोई अधिकार नहीं है। सो और ये प्लान सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को देखिए ना, वो नहीं मानते हैं हेनरी मैक्मोहन लाइन। अब वो नहीं मानते हैं तो पूरा तिब्बत हमारा है। तो भारत के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भारत एक अरुणाचल स्काउट्स बना सकता है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों से बोलेगा अंदर घुस जाओ, जहां तक, क्योंकि भाषा सेम है। तो और मैं तिब्बतन भाषा की बात कर रहा हूँ, पुरानी वाली, जो अरुणाचल प्रदेश की भाषा है वही वहाँ की भाषा है, बॉर्डर स्टेट्स है। तो तो भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और चीन ने, वही बता रहा हूँ ना वापस, कि चीन जो है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में कहावत होती है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। उन्हें एक उस मुद्दे को बार बार छेड़ रहे हैं जिसके मैं बार बार बोल रहा हूँ, हेनरी मैक्मोहन डी रिकॉग्नाइज कर दो, डू नॉट लाइन डी रिकॉग्नाइज कर दो, 2 लाइन्स आप डी रिकॉग्नाइज कर दो, आप पूरा नक्शा बदल जाएगा। पाकिस्तान नाम का आर्टिफिशियल नेम चला जाएगा, चीन नाम का जो अनधिकृत कनेक्शन है वो चला जाएगा, ये 3 बॉर्डर लाइंस में। तो ये अभी समय है रिवर्स करने का नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट का। हमको पुरातन राष्ट्र की डेफिनेशन लानी पड़ेगी, जो नदियों के आधार पे बनते थे और जिनकी सीमाएं ऑलरेडी हमारे शास्त्र तय कर चुके हैं। उस नक्शे पे तो भारतीय सरकार को कोई पीछे ही नहीं जाना चाहिए। हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में ये भारतवर्ष है। तो हमारा नेचुरल बॉर्डर्स आता है ईरान में, पामेर नॉट के नीचे आप जाइए सिंधु सागर तक। सिंधु सागर मतलब आजकल अरेबियन सी बोलते हैं, अरेबियन सी उसका नाम नहीं होना चाहिए, अरब तो उधर है, व्हाई शुड दिस बी कॉल्ड अरेबियन सी।
ये इसका नाम होता है सिंधु सागर। वहां से नीचे लाइन करिए पैरेलल टू रोहतक एंड आपका उज्जैन की लाइन से लॉन्गिट्यूड से नीचे करिए सीधा, और फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद सीधा लाइन खींचिए। ये भारत के नेचुरल बॉर्डर्स हैं, तो थाईलैंड, बर्मा, पार्ट्स ऑफ ईरान, अफगानिस्तान, ये भारतवर्ष की डेफिनेशन, ये नेचुरल बॉर्डर्स। अभी तो हमारा आर्यवर्त कंप्लीट नहीं हुआ, आधा हिस्सा हमने पाकिस्तान को दे दिया। सिंधु नदी का पश्चिम तट पे हमारे बॉर्डर्स होनी चाहिए, और हमने इधर से बांग्लादेश का पार्ट हमने छीन के बांग्लादेश बना दिया, तो हमारा आर्यवर्त कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए जब हम नेचुरल बॉर्डर्स पे आएंगे तो नेचुरली सब चीजें चेंज हो जाएंगी अभी। और भारतीय सेनाओं के द्वारा ये क्या है ना, भारतीय सेना के ऑफिसर्स जो थिंकर्स हैं, हमको मैन पावर की कमी नहीं है, पहली बात है। टेक्नोलॉजी की भी अब कमी नहीं है। अब थोड़ा खुला हाथ देना चाहिए रक्षा मंत्री को कि भाई रक्षा मंत्री जी चलिए, राजनाथ सिंह जी दिखा दीजिए कुछ, और फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि ये पुराने नक्शे जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई भारत में टेरर करता रहेगा। तो उससे क्या होता है कि जो नेचुरल ह्यूमन जो प्रोपेंसिटी है कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करना, वो चला जाता है, मेन उद्देश्य चला जाता है। हम इन्हीं के चक्कर में लगे रहते हैं। पाकिस्तान, चीन, अरे ये तो पहले भी नरक में थे, अब भी नरक में जा रहे हैं। तो इसलिए बाकी जो अच्छे लोग होंगे उनका क्या होगा। तो इसलिए मेरा तो ऐसा हमेशा मानना है कि लॉन्ग लास्टिंग पीस की बात की जाए, और जो डिस्टर्ब करे उसको तोड़ डालो पूरी तरह। नारद मुनि बोलते हैं कभी भी दुश्मन पर दया नहीं दिखानी चाहिए, कभी नहीं। आपका काम नहीं दया दिखाना, भगवान का काम है दया दिखाना। आदित्य जी, आपने बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि चाइना का वाटर कंट्रोल गेम अब एक्सपोज हो गया है और दुनिया देख रही है कैसे एक अहंकारी सुपर पावर अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया और अब तड़प रहा है। और सुपर पावर आपने कहाँ से है, वो सुपर पावर कहाँ से है चाइना? समझता तो है ना, समझते समझने में बहुत लोग समझने राजा में बन क्या के जाता घूमते हैं। हाँ, है। जी, बहुत लोग राजा बन के घूमते हैं। यस। तो आपके खुलासे से ये भी साफ है कि सीमा पर सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि हमारी इंजीनियरिंग और जो कूटनीति है वो भी चीन को जवाब दे रही है। आपने आदित्य जी मेरे लिए समय निकाला और तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।